हर चुनावी गणित पर रहेगी मेरी पैनी नजर। खबरों के साथ उनका विश्लेषण भी। निष्पक्षता के साथ सीधी और सटीक खबरें। मेरे साथ देखिए राणा के बोल। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं राणा के बोल। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से 3 मंत्री और कुछ विधायक टूटकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अखिलेश यादव बाकायदा इनकी फोटो खींचकर ट्वीट भी कर रहे हैं और उनको अपने साथ मंच भी साझा करा रहे हैं। पत्रकारों का एक बड़ा वर्ग और चुनावी विश्लेषकों का एक धड़ा ये बात साबित करने पर लगा है कि मानो 10 मार्च तो बेमानी हो गया है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री मान लेना चाहिए और इनके सिर पर सेहरा मुख्यमंत्री का पहना देना चाहिए। और सत्तारूढ़ दल में जो भगदड़ मची हुई है उससे अब बीजेपी की तो हार तय हो गई है। इस चुनाव में अब कुछ नहीं रखा हुआ है। लेकिन जितनी खुशी इनके ऊपर चेहरों पर नजर आ रही है, लेकिन कहीं आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव इस सब बातों को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित हों या उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी नजर आ रही हो। कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर मायूसी और परेशानी झलक रही है। भाई देखिए, सबसे बड़ी बात बता दें कि ये जो नेता टूट कर गए हैं, अगर आप दल बदलुओं के इतिहास पर नजर डालें तो हमेशा इनको जो सफलता मिलती है 15 से 20% रहती है। भारत के किसी भी लोकसभा चुनाव या प्रदेश के चुनाव उठाकर आप देख लें, कहीं दूर न जाएं। आप हाल ही में देखिए पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के कितने से बड़े नेता टूटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। लेकिन वहाँ हुआ क्या, ज़्यादातर नेता भारतीय जनता पार्टी में आने के बावजूद वहाँ पे अपना इलेक्शन हार बैठे और ममता बनर्जी ने अपने वहाँ पे सरकार बनाई। तो ऐसा हुआ, ऐसा वहाँ पे इसलिए हुआ कि वहाँ पे एंटी इनकम्पेसी फैक्टर काम नहीं कर रहा था। जनता जो थी वहाँ मौजूदा सरकार के विरोध में नहीं थी। अब आप बात करेंगे कि अखिलेश के दौरान 2017 में जब यही जो आज छोड़ कर जा रहे हैं, जब ये आए थे तो सब इन्होंने जीत हासिल की थी। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखिए नहीं होगी, अखिलेश यादव के खिलाफ 2017 में बदलाव की बयार चल रही थी। जनता उन्हें हटाना चाहती थी और एंटी इनकम्पेसी फैक्टर जो था वो चरम पर था। मतलब किसी भी हालत में जनता अखिलेश यादव को देखना नहीं चाहती थी। यही वजह रही कि उस दौरान ये जो टूट कर दूसरे दलों से विधायक आए, इन्होंने जीत हासिल कर ली। जबकि अगर आप इस बात फैक्टर को यहाँ से हटा दें, अब दूसरे फैक्टर पर अगर बात करते हैं, आप देखिए कितने बड़े बड़े नेता, जैसे हम बात करें, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान या धर्मवीर सिंह सैनी, क्या इतने बड़े नेता हैं जो केशु भाई पटेल, कल्याण सिंह या उमा भारती से भी ज़्यादा बड़े हों? एक समय था इन लोगों ने अपनी पार्टी छोड़ दी, उसके बाद अपनी पार्टी बनाई, चुनाव लड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर उसका क्या असर पड़ा? तो दोस्त, दल बदलने के बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। हर पार्टी का अपना एक संगठन होता है, एक कैडर होता है। जब तक आप पार्टी में रहते हैं तब तक वो आपके साथ में होता है, और जिस दिन आप ये सोचने लगते हैं कि आप किसी भी पार्टी से बड़े हो गए हैं, उसी दिन आपका पतन शुरुआत हो जाती है। और ऐसा हम एक नहीं कई नेताओं को देख चुके हैं। बहरहाल बात यहाँ से करते हैं। देखिए, राजनीति में होता क्या है, जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। पर्दे के सामने खेल कुछ दूसरा चल रहा होता है, लेकिन पर्दे के पीछे दूसरा खेल चल रहा होता है। अब देखिए, इन लोगों के भागने की वजह क्या थी? दरअसल केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने अपना सर्वे करवाया था और इन सर्वे में एक लिस्ट बनाई गई थी कि उसमें 150 ऐसे नाम थे जो किसी भी हालत में चुनाव जीत नहीं रहे थे। इसके अलावा मोदी ने गुजरात से अपने हर आदमी भेजे थे जो 403 विधानसभा सीटों पर गए, और उन्होंने हर विधायक की एक प्रोफाइल बनाई और उसका रिकॉर्ड बनाया कि ये जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते हैं, और ये आलाकमान को भेज दी गई थी। बहरहाल एक सूची बनी जो 150 लोगों की थी। वो सूची कहीं से लीक हो गई और इनमें से कई को पता चल गया कि हमारा टिकट कट रहा है। बस यहीं से भगदड़ की शुरुआत मचना शुरू हो गई। शुरुआत में आलाकमान ने 150 की लिस्ट बनाई, लेकिन बाद में ये लिस्ट कम होते होते 100 की आ गई। बाद में जब इस तरीके से ये 3 मंत्री जब गए और उसके बाद विधायक जाने लगे, तो इसको देखते हुए ये जो लिस्ट थी अब 50% तक सिमट गई है। इसका मतलब है आने वाले दिनों में 50 से 55 विधायक आपको भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं अगर हम कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी को तो बदायूं से संघमित्रा को सांसद बनवाए हुए हैं। इस बार वो ये चाह रहे थे कि खुद तो अपना पडरौना से टिकट चाह रहे थे, वो अपने लड़के को उत्कर्ष का भी टिकट चाह रहे थे कि उनको मिले, जबकि उनका लड़का 2 बार ऊंचा हार सीट जो रायबरेली में पड़ती है वहाँ से हार चुका है। तो जो पार्टी ये देख रही थी कि उनका लड़का 2 बार जब
बीजेपी की सुनामी चल रही थी 2017 में, उसमें भी नहीं जीता और उससे पहले भी चुनाव नहीं जीता, तो इस बार आखिर उसको कैसे टिकट दिया जा सकता है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य एक अपना दबाव बनाए हुए थे। दूसरा एक बात और बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पडरौना में खुद की सीट भी बहुत अनिश्चितता की हालत में है, और ये उस सर्वे में भी कहा गया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जीतना मुश्किल है इस बार इलेक्शन में। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को इसकी भनक लग गई और उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी न कम हो, इसलिए जब तक बीजेपी अपनी लिस्ट जारी करती उससे पहले वो छोड़कर चले गए। बात करते हैं हम दारा सिंह चौहान की। दारा सिंह चौहान मधुबन सीट से जरूर जीते थे, लेकिन इस बार वो घोसी सीट चाह रहे थे और घोसी सीट पर उनका समीकरण ठीक बैठ रहा था। लेकिन सवाल ये उठता है कि घोसी पे बीजेपी अपना उनको कैंडिडेट नहीं बनाने वाली थी। उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि घोसी से विजय राजभर को टिकट दिया गया था, वो जीते हैं और विजय राजभर के काम से वहाँ के लोग खुश भी हैं, तो बीजेपी अपना वो टिकट नहीं काटना चाहती थी। यही वजह रही कि दारा सिंह चौहान पार्टी बदल लिए। लेकिन अब यहाँ पे भी देखिए दो चीज़ें हैं। चलिए पहले बात कर लेते हैं तीसरे धर्म सिंह सैनी की भी। अब धर्म सिंह सैनी को देख लीजिए, नकुड़ से जीते थे और धर्म सिंह सैनी ने वहाँ पे इमरान मसूद को 2 बार हराया था। इमरान मसूद वही जो कांग्रेस में थे, अभी कुछ दिनों पहले समाजवादी पार्टी में चले आए, और इन दोनों के बीच में जो मुकाबला होता था वो नकुड़ विधानसभा में होता था। धर्मवीर सैनी 2 बार से लगातार उनसे जीते, इमरान मसूद को हराया, लेकिन जीत का अंतर देखिए आप, भाजपा की लहर होने के बावजूद केवल महज 4000 अंतर का था। इमरान मसूद की पकड़ सहारनपुर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी मजबूत है, ये सब जानते हैं, मजबूत जनाधार वाले नेता हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश के सामने क्या दिक्कत आ रही है। अखिलेश के सामने दिक्कत ये आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बिलसी से भी चाहते हैं, और बिलसी से जो अखिलेश यादव के गठबंधन में महान दल शामिल है, केशव देव मौर्य अपने लड़के को वहाँ से लड़ाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये भी शाक्य, सैनी और कुशवाहा समुदाय से आते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और केशव देव मौर्य भी। तो ऐसी स्थिति में केशव देव मौर्य को ये लग रहा कि हम तो भाई गठबंधन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, और अचानक एंड टाइम पर ये भी हमारी जात केस में आ गए, और उसके बाद ज़्यादा टिकट ले रहे हैं और ज़्यादा इनको इज्जत मिल रही है, तो आखिर इसमें हमारी क्या गलती है। तो ये एक नाराज़गी की वजह पैदा हो रही। अब बात करते हैं धर्म सिंह सैनी वाली भी। वहाँ पर इमरान मसूद से को जो बात करके लाया गया होगा नकुड़ में कि उनको टिकट दिया जाएगा, उसी आधार पर वो पार्टी में शामिल होंगे। अब धर्म सिंह सैनी आने के बाद में कितनी इनके सामने, अखिलेश के सामने दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। दूसरी बात करें, जो ये विधायक हैं, देखिए इन विधायकों में एक भगवती सागर हैं, बिल्हौर से लड़ते हैं, मौरानीपुर के रहने वाले हैं। हालत ये है कि अपनी सीट तो ये बचा नहीं पा रहे हैं, दूसरा ये अपने लड़के को बिल्हौर से दिलवाना चाहते हैं, खुद मौरानीपुर से लड़ना चाहते हैं, जबकि ये वो विधायक हैं जिनका नाम उस सूची में है भाजपा की कि ये जीत नहीं रहे हैं और इनका टिकट काट देना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें चिकोहाबाद के मुकेश वर्मा की। मुकेश वर्मा को पहली ही बार में सारी ही जितने भी सर्वे कराए गए, और या फिर आप शिकोहाबाद में किसी से भी जाकर पूछ लें तो उनकी रेपुटेशन बहुत ख़राब है। ठीक उसी तरीके से तिंदवारी वाले जैसे ब्रजेश प्रजापति की है। ब्रजेश प्रजापति शुरुआत से ही सरकार का विरोध करते हुए आए, लेकिन ब्रजेश प्रजापति की जो इमेज है वो भी अच्छी नहीं है। रोशन लाल वर्मा जिन्होंने तिलहर से छोड़ा है, दरअसल जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए, तो उनको कहीं ना कहीं से लगने लगा था कि उनकी सीट खतरे में भी है। और दूसरा, ये वो विधायक हैं जो बीजेपी की अकर्मण्य नेताओं की लिस्ट में शामिल हैं और जिनके टिकट काटे जाने तय थे, लेकिन इनको पहले से भनक लग गई, इसलिए इनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी कम ना हो, ये सब अखिलेश यादव में शामिल हो गए हैं जाके। अब बात करें अगर हम अखिलेश यादव की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी एक इतना बड़ा संगठन है जिसकी 403 विधानसभा सीट में हर जगह हर बूथ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं। ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी का कोई भी संगठन कमज़ोर है। ऐसे में अखिलेश यादव ने जो गठबंधन कर लिए हैं जो पूर्व में, उसके अलावा जो ये भाजपा को जो छोड़कर नेता जा रहे हैं, इन लोगों को जो टिकट देंगे, तो ऐसे में सीटों का गणित का तालमेल कैसे बैठा लेंगे, आखिर ये अपने नेताओं को कैसे मनाएंगे। अब जैसे आपको एक सीट का ही, एक दो ही सीट का उदाहरण देकर समझाना चाहेंगे। अब आप देख लीजिए बिल्हौर में भगवती सागर को इन्होंने ले लिया। अब सबसे बड़ी बात वहाँ पे है, शिव कुमार बेरिया वहाँ से चुनाव लड़ते थे, पिछले चुनाव में वो तीसरे स्थान पर रहे थे, लेकिन 2017 से 2012 वाली जो सरकार थी उसमें अखिलेश यादव के मंत्री रहे थे और मुलायम सिंह यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। इसी तरह इमरान मसूद वाली जैसे हमने सीट बताई, तो इसी तरह बिलसी वाली जैसे सीट हमने आपको बताई, जहाँ पे केशव देव मौर्य अपने लड़के को लड़ाना चाहते हैं और वहाँ पे स्वामी प्रसाद मौर्य किसी और को टिकट दिलाना चाहते हैं। तो अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि अपनी पार्टी के नेताओं को मनाएं कैसे, कि आखिर तो ऐसी स्थिति में अखिलेश यादव को मालूम है कि अगर पार्टी के अंदर भारी असंतोष हो गया, भारी विरोध हो गया, तो इसका खामियाजा अखिलेश यादव को चुकाना पड़ सकता है। इसके अलावा आप देख लें अगड़ा बनाम पिछड़ा जो ये राजनीति की जा रही है, तो उसमें अखिलेश यादव को कितना फ़ायदा मिलेगा। भाई आप ये देखिए, ये जो है स्वामी प्रसाद मौर्य या धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान जैसे जो नेता टूट कर गए, क्या ये स्ट्रक्चर्ड पार्टी से बड़े होते थे? 2017 के चुनाव में कांग्रेस
और समाजवादी पार्टी एक साथ लड़ी, क्या हुआ? 2019 में तो मायावती और अखिलेश यादव और आरएलडी साथ मिलकर लड़े। ऐसी स्थिति में जब पूरी पार्टी मिलकर लड़ रही हो गठबंधन में, तब जनता ने वोट नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में ये जो नेता निकल कर गए हैं, ये क्या अपनी पूरी जाति का वोट ट्रांसफर करा पाएंगे? बिल्कुल नहीं, संभव नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है जो इनकी अपनी विधानसभा है वहाँ पे जाति के नाम पर इनको मिल जाए, लेकिन इनकी पूरी जाति इनके कहने पर इनकी ही तरफ वोट कर देगी, ये बहुत असंभव है। और अब इलेक्शन का ट्रेंड काफ़ी चेंज भी हो चुका है।